साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। साथियों आज एक इम्पॉर्टेंट केस स्टडी करने वाले हैं हम आपके बेसिक राइट्स को लेकर, जो कि जुड़े हुए हैं आपके अपने एम्प्लॉयमेंट से। साथियों हर व्यक्ति एक बेस्ट से बेस्ट एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट करना चाहता है, बेस्ट से बेस्ट जो है वो एम्प्लॉय होना चाहता है। वो चाहता है कि इतना अच्छा कमाया जाए कि हमारी जो पुश्तें हैं उन्हें संघर्ष ना करना पड़े। साथियों जो बिजनेसमैन है वो अपने इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए यूजुअली रिको इंडस्ट्रियल एरिया में ज़मीन ले लेते हैं, बट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऐसा भी देखी गई है कि जो ज़मीन अलॉट हो रही है कागजों में वो तो अलग होती है, पर जब मौके पर नापचोक करते हैं तो स्थितियाँ अलग होती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि ग्रीन एरिया के नाम पर ज़मीन को जो है वो हड़प कर लिया जाता है और कम ज़मीन जो है अलॉट की जाती है और ये कहा जाता है कि आप राज़ीनामा कर लो और जो ज़मीन हमने ले ली है आपसे उसका हम आपको मुआवजा दे रहे हैं, बट वो बहुत करोड़ों के भाव होता है, जो कि कंसेंट जो क्रेता है उसको मंजूर नहीं होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि पोजीशन जो है वो डाउटफुल होता है, तो आप अपना काम स्टार्ट नहीं कर पाते, जिसका परिणाम क्या होता है कि रिको लगातार आप पे पेनल्टी इम्पोज करती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी जो ज़मीन है, जो आपका अलॉटमेंट है, उस तक को हड़प कर लिया जाता है, उस तक को निरस्त कर दिया जाता है। तो वहाँ पर करें क्या, कि इन बातों का विशेषता ध्यान में रखें, जिसको लेकर आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो तैयार किया गया है। साथियों मेरे जानकारी में एक ऐसा केस है जहाँ पर एक व्यक्ति है जिसको हम कहेंगे मिस्टर ए। उसने रिको इंडस्ट्रियल एरिया में एक प्रॉपर्टी ली करीबन 2000 गज की, और डॉक्यूमेंट सारे एग्जीक्यूट हो गए, जो प्रॉपर फीस थी उसने जमा करा दी। अल्टीमेटली जब मौके पे नापचोक कराया तो ये मालूम पड़ा कि वो 1800 गज ही है। उसने रिको से कॉरेस्पॉन्डेंस करे पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, परेशान हो गया। अब उसके पास एक ही ऑप्शन है कि वो वकीलों के पास जाए और अपनी समस्या का समाधान ले। अब ये व्यक्ति गया मिस्टर एक्स के पास, जो सिविल के अच्छे वकील हैं। मिस्टर एक्स कहते हैं कि आप जो है फाइल कीजिए सिविल सूट, क्लियर है। पर उसके दिमाग में एक ही संशय थी कि अगर मैं सिविल सूट फाइल करूंगा तो इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो मेरा क्या बनेगा। फिर वो गया मिस्टर वाई के पास। उन्होंने कहा नहीं साहब, ये ऑप्शन ही बेकार है सिविल सूट का, यू शुड फाइल अ केस अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है सर, क्योंकि उनका कहना ये है कि आपके साथ जो है यहाँ पर एक माल प्रैक्टिस हुई है, और अगर माल प्रैक्टिस हुई है तो ये ड्यूली कवर्ड है अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो वहाँ पर आपको राहत मिल जाएगी। कोर्ट फीस भी बहुत कम देनी है आपको, और आपको बहुत अच्छा राहत भी मिलेगा, और जो नुकसान आपको हुआ है उसके लिए आपको मुआवजा मिलेगा। वो ऑप्शन सिविल सूट में नहीं है। फिर वो गया मिस्टर जेड के पास, जो वकील है हाई कोर्ट के। उसने कहा नहीं, ये दोनों ऑप्शन बेकार है, दे विल टेक अ वेरी लॉट ऑफ टाइम, और हमारे पास इतना टाइम है नहीं, हमें तो 2-3 पेशी में मुकदमा जो है सॉल्व करना है और अपना काम जो है स्टार्ट करना है। तो इनका कहना था कि यू शुड गो टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 2 to 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और आप रिट फाइल करो और अपनी रेमेडीज़ को ऑब्टेन करो। भाई सब कुछ यहाँ पर क्लियर है, केवल पोजीशन का तो डिस्प्यूट है, वो क्लियर हो जाएगा हाई कोर्ट से। साथियों एक बात जो है आप ध्यान रखिए कि जब भी आप रिको इंडस्ट्रियल एरिया में या किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में प्रॉपर्टी को ले रहे हैं, सबसे पहले उसका प्रैक्टिकल कराइए डिमार्केशन, क्लियर है। उसका साइट प्लान क्या है उसको ले लीजिए और फैक्ट्स को मैच कराने का जो है प्रयास कीजिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको पोजीशन लेना होगा, पोजीशन स्पेसिफिक करने के लिए बाउंड्रीज बनवा लीजिए, और इसके अलावा आप अलर्ट रहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि पड़ोसी हमारे लैंड में इंकॉर्चमेंट करके बैठा हुआ है। ये सब संतुष्टि होने के बाद ही जो है फीस या जो रिक्विजिट मनी है वो जमा कराइए। अगर आप ऐसी गलतियां करेंगे तो कई बार ऐसा होगा कि रिको ग्रीन एरिया के नाम पर आपकी प्रॉपर्टी को हड़प कर ले। कई बार ऐसा भी होता है कि रिको ये कहते हैं कि जो हमने लिया है वो आपको हम कंपनसेट भी कर रहे हैं, पर वो कंपनसेशन कोडिंग का भाव होगा तो उस पर नुकसान आपका ही है। और अगर काम स्टार्ट नहीं करेंगे आप विद इन रिक्विजिट टाइम तो वो पेनल्टी इम्पोज करेंगे, और कई बार ऐसा भी होगा कि वो आपका अलॉटमेंट ही निरस्त कर दे। तो इन चीज़ों का जो है विशेषता आप ध्यान में रखें। अब साथियों यहाँ पर ही देखना है कि जो राय दी गई है वो राय सही है या नहीं है, उसका क्या कानूनन समीक्षा होगी, क्योंकि जो प्रॉब्लम इस बंदे ने फेस करी है वो प्रॉब्लम हर व्यक्ति फेस करता है अगर वो इस तरह के केस से रिजेंबल रखता है। साथियों अगर ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का ऑप्शन रखता तो ये सफल नहीं हो पाता। कारण क्या है कि जो मिस्टर ए है, जो क्रेता है, ये कंज्यूमर नहीं है, जबकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बेसिक शर्त यही है कि जो अपोजिट पार्टी है इट मस्ट बी अ सर्विस प्रोवाइडर, और जो सर्विसेज ले रहा है ही मस्ट बी द कंज्यूमर। जबकि अलॉटमेंट केस में वो व्यक्ति सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, जिस कारण कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का जो बेसिक परिधि है, जो बेसिक प्रोटोकॉल है फुलफिल नहीं हुआ, जिस कारण कोई राहत नहीं मिलेगी। और ये भी स्टैंड किया है नेशनल कंज्यूमर्स ने इन द मैटर ऑफ रिको वर्सेस दीक्षा। ये जजमेंट है 9/7/2010 का। क्लियर हो गया। दूसरा ऑप्शन है सिविल सूट का। सिविल सूट बहुत ही लंबा टाइम लेते हैं, और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इसमें 20-20 साल लग जाते हैं पर कोई रिजल्ट एफिशिएंट नहीं आ पाते। देखो सिविल सूट और हाई कोर्ट में जब आप रिट फाइल कर रहे हो दोनों ही चीज़ें एक जैसी है। अंतर क्या है सिविल सूट में और हाई कोर्ट के रेट के अंदर, कि सिविल सूट में आपको अपना केस पुटअप करना है
और सब्सटेंस में एविडेंस देनी पड़ेगी और स्टे की अर्जी लगानी पड़ेगी। जबकि हाई कोर्ट में क्या है कि ये सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, बट जब फैक्ट अनकॉन्ट्रोवर्टेड है, उस पर कोई भी डिस्प्यूट जो है अपोजिट पार्टी नहीं कर पा रही है और आपके सिविल राइट्स का हनन हो रहा है, तो आपको जाना है वहाँ पर हाई कोर्ट रेट के अंदर। पर जहाँ पर कंट्रोवर्सी है और राइट्स को लेकर डिस्प्यूट है, तो वहाँ पर जाना आपको ट्रायल में, तो वो ट्रायल कहाँ होगी? सिविल कोर्ट में। अगर मान लीजिए मिस्टर ए को जो अलॉटमेंट मिला वो है 2000 गज का, इन प्रैक्टिकल है 1800 गज, पर रिको कहते कि नहीं हमने तो 1800 गज ही करा है इशू। मिस्टर ए ने 2000 गज का पेपर जो है फर्जी रेडी कर लिया है और इन्होंने फ़र्ज खारिज करी है, तो एक डिस्प्यूट क्रिएट हो गया, तो वहाँ पर सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा। तो वहाँ पर जो रिको है वो काउंटर क्लेम सेटअप करेगी या फॉर्जरी का मुकदमा जो है दर्ज कराएगी, वो उनका ऑप्शन है। बट ये एक एग्जांपल के जरिए जो है मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। या ये मान लीजिए कि अलॉटमेंट था प्लॉट नंबर 39 का मिल गया 37, तो वो डिस्प्यूट है दोनों के पार्ट पे, तो वो डिस्प्यूट केवल ट्रायल कोर्ट ही तय कर पाएगा। पर जहाँ डिस्प्यूट नहीं है कि भाई ये प्लॉट था, ये अलॉट हुआ है और यही चीज़ जो है अलॉट है और 2000 गज अलॉट किया है और इन रियलिटी मौके पर जब नापचोक हुआ तो वो कम मिला, तो उस सिनेरियो में ये एक बेसिक राइट है पोजीशंस को लेकर और क्लियरिफिकेशन को लेकर, जिसके लिए हाईकोर्ट सक्षम है और हाईकोर्ट जाकर राहत मिलने की स्थितियाँ जो है बहुत जल्दी रहती हैं और जल्द से जल्द जो है हाईकोर्ट से आपको रेमेडी मिल सकती है। तो कुल मिला के मिस्टर ए को समझ में आ चुका है कि उन्हें करना क्या है। अब आपकी समझने की बारी है कि जब भी इस तरह के डिस्प्यूट हो तो करना क्या है। सबसे पहले आप रिको को लीगल नोटिस देवें, नंबर 1। अगर तब भी वो क्लियरेंस नहीं करते हैं या बुला के कोई समीक्षा नहीं करते हैं, तो वहाँ पर हाईकोर्ट जाकर आप राहत जो है ले लेवें, क्योंकि हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग बहुत फास्ट चलती है और रेमेडीज़ जो है बहुत ही एब्सोल्यूट है। कारण क्या है कि आर्टिकल 91G यहाँ इन्वॉल्व हो जाएगा, आर्टिकल 300A यहाँ इन्वॉल्व हो जाएगा, आर्टिकल 226 यहाँ इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ये पावरफुल कैप्सूल्स जो हैं, जब आपके फंडामेंटल राइट संवैधानिक अधिकारों के तहत जो है एक्सरसाइज होंगे, तो आपको वहाँ पर रेमेडी मिलने की संभावना, स्थितियाँ और उसकी स्पीडनेस जो है काफ़ी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू ऑर्डनरी लिटिगेशंस। तो साथियों ये बेसिक प्रोटोकॉल है, इसको फॉलो करें और अपने राइट्स को आप सिक्योर करें। तो साथियों जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।